ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एक्चुअल में। ऑन स्टार्टअप्स एंड बहुत सारी कंपनी उसके वैल्यूएशन पे ही काम किया है। बस भाई इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ। वैल्यूएशन क्यों करना जरूरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑथर ऑफ द बुक। जोमेटो हो गया, इनकी ब्रांड की वैल्यूएशन आज कितनी बड़ी है। आप हल्दीराम को देखो, हल्दीराम की ब्रांड की वैल्यूएशन कितनी बड़ी है। सीए चिराग संचेती सर, who has more than 15 years of experience in indirect taxes. थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया। हेलो नमस्कारम, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कोई भी एक बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन जब एक सपना देखता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने का, तो उसके प्रोप्राइटरशिप से लेके प्राइवेट लिमिटेड तक क्या उसका जर्नी होता है। और मेनली इस जर्नी के जो पिलर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक 4 पिलर आते हैं। फर्स्ट आता है एक कंपनीज एक्ट का एस्पेक्ट, कि अगर प्राइवेट लिमिटेड हमें बनानी है तो कंपनीज एक्ट इस पूरे प्रोसेस में क्या कंपनीज एक्ट हमें बताता है, या फिर क्या उसका एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर कोई बिजनेस कोई 10 साल से बिजनेस कर रहा है, कोई 15 साल से बिजनेस कर रहा है, तो इस पूरे बिजनेस में उसका वैल्यूएशन कितना है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। तीसरा पिलर है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अगर ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है, अगर एक प्रोप्राइटरशिप पूरा का पूरा एक प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो इनकम टैक्स के एस्पेक्ट में क्या चीजें हैं जिसका ध्यान एक प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेसमैन ने लेना चाहिए। और सबसे आखिरी और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है, वो है जीएसटी एक्ट का, कि अगर पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है, जीएसटी एक्ट तो कंप्लीटली ट्रांजैक्शन एंड सप्लाई बेस ही है। फिर आज पूरा ये बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अगर प्राइवेट लिमिटेड में जा रहा है, तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में जीएसटी का क्या रोल होगा। तो जानते हैं आज इन सब 4 पिलर्स को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग जगह से और इमेंस एंड ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस के साथ 4 एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो फर्स्ट एक्सपर्ट्स जो है कंपनीज एक्ट के सीएस तुकाराम जाधव, आई वेलकम यू। ही हैज more than 10 years of experience in this field, and he has a lot of practical experience and practical मैं कहना चाहूँगा कि कितने केसेस को उन्होंने खुद से ही मैनेज एंड हैंडल किया है। तो ओवर टू यू। वेलकम तुकाराम सर, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी एक बिजनेसमैन उसका जो बिजनेस स्टार्ट करता है ना, प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको इजी स्टार्ट चाहिए। तो उस टाइम से वो स्टार्ट होने के बाद में एक लेवल पे आएगा, थोड़ा ग्रो करना चाहिए, ग्रोथ का सोचता है, वहाँ यहाँ देखते रहता है, प्राइवेट लिमिटेड देखते रहता है, उसको अच्छा लगता है, वहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होता है। अभी प्राइवेट लिमिटेड जाने से पहले वो क्या चीज़ है पहले समझना चाहिए। वो समझ के वहाँ पे जाना चाहिए, वो क्या चीज़ है, उसको मैं कैसा संभालना चाहिए, वो कैसा टूल है करके। तो एक्चुअल में अभी आपका जो बिजनेस है ना, ये एंटायर बिजनेस रिस्क आपका पर्सनल रिस्क है। यहाँ पे अगर आप कंपनी बना लिए ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तब आपका जो एंटायर रिस्क है वो कंपनी का रिस्क बन जाता है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट के नजरिया लिमिटेड लायबिलिटी करके बोलते हैं। जो लायबिलिटी है ना, वो लिमिटेड हो जाता है, वो प्रोटेक्ट कर देता है आपको। तो सेकंड चीज आती है सक्सेस, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? आप हो या न हो, आपका बिजनेस रहेगा। अभी कैसा रहता है प्रोप्राइटरशिप में, आपका हर एक चीज, जो भी टर्नओवर हो, जो भी बिजनेस हो, जो भी क्रेडेंशियल्स है, जो भी वेंडर्स का कनेक्शन हो, जो भी टेंडर का रिलेवेंट जो भी है, जो भी रिश्ता है बिजनेस का, आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लिंक्ड है। अगर आप हो तब तक ये है, अगर आप नहीं हो तो फिर आगे का कैसा। बराबर। जब हम लोग अगर 10 साल 20 साल तक का लेजेसी क्रिएट किए, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी एक टूल चाहिए, उसका भी हम लोग सक्सेशन प्लानिंग करना चाहिए। उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, सिर्फ शेयर ट्रांसफर होता है, लेकिन कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। तो वो एक बेनिफिट रहता है। थर्ड रहता है आपको जो क्रेडिबिलिटी आप बना रहे हो, बैंकर के नजरिया में हो, एजेंसी के नजरिया में हो, गवर्नमेंट का नजरिया में हो,
या कस्टमर के नजरिए में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ब्रांड है, तो आपके साथ व्यवहार करने के लिए आगे आ जाते हैं लोग। नेक्स्ट आता है आपका जो जो भी चीज है प्रोप्राइटरशिप में, जो कॉन्फिडेंस है बैंकर्स का, मतलब कभी भी आप ग्रोथ का सोचते हो ना तो बड़ा सोचते हो, एक्सपांशन का हो या इन्वेस्टर्स आने का हो, ये या मैं बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा, वहां ब्रांच करूंगा, या पैन इंडिया जाऊंगा, या ग्लोबल लेवल पे जाऊंगा। वो बनने के लिए क्या है, एक टूल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टूल है। जब बैंकेबल, स्केलेबल और ग्रोथ का आप सोच रहे हो ना, तब ये मैंडेटरी चाहिए चाहिए। इसके बिना आप ना बैंकर्स को कन्विंस कर सकते हो, ना आप इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो। तो ये सब चीजों का आप लाभ लेना चाहिए, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड मैंडेटरी है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि प्राइवेट लिमिटेड बहुत ज़रूरी है। जी। बट अभी एक जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए आप प्लीज़ एक ब्रीफ में बता सकते हो कि हमें ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, एक स्ट्रक्चर है, पैसा दे दिया हम लोग, कंपनी सेक्रेटरी इनका पुट करके दे देंगे, सीए ऑडिटिंग का देख लेंगे, उस हिसाब से उस नजरिए से जाते हैं। एक्चुअली जाने से पहले थोड़ा पॉज लेके आप सोचना चाहिए, ये मेरा सपना है कि नहीं करके। अगर ये सपना है तो उस हिसाब से उसको रन करना है। ये टूल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक टूल है टू अनलॉक द हिडन पोटेंशियल्स। वो अनलॉक करने के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी को, उस हिसाब से चलाना पड़ता है कंपनी को। अभी एक ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। मतलब जैसा आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट स्पीक्स थ्रू रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस मतलब क्या है, अभी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, वो अलग ही पर्सन है, तो वो बात करता है रेजोल्यूशन के द्वारा। रेजोल्यूशन होता है बोर्ड मीटिंग के द्वारा। बोर्ड मीटिंग होने से पहले 7 डेज बिफोर नोटिस जाता है। नोटिस जाता है डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, बाद में बोर्ड मीटिंग बनता है, बाद में वहां पे जो डिस्कशन होता है उसका मिनट्स बनता है, वो होने के बाद में स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में प्रॉपर्टशिप का मेंटेलिटी से ही प्राइवेट लिमिटेड चलाने के लिए आ जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया, ठीक है, कहाँ पे साइन करना है उतना ही वो माइंडसेट लेके आते हैं। लेकिन वैसा नहीं, वैसा अगर चलाने के लिए चाह रहे हो तो वो गलत अप्रोच हो, ऐसा मत जाओ। आप कॉर्पोरेट कल्चर डे वन से दिमाग में रखो, मेरा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं वैसा ही चलाना चाहिए करके। तो उस हिसाब से उसको अडॉप्ट करो, उस हिसाब से जो ला है उसको अलाइन करते हुए वो एक कल्चर बिल्ड करो। मैं हर एक चीजें जो करता हूँ रेजोल्यूशन के द्वारा करता हूँ, उससे पहले नोटिस भेजता हूँ, वो होने के बाद में बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो होने के बाद में एजेंडे के हिसाब से हम लोग मिनट्स करते हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी करते हैं। अगर ये टूल डे वन से अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना, तो जो भी आप सोचो, मतलब जो चीजें हम लोग बोलते हैं, बैंकेबल, स्केलेबल, इन्वेस्टर रेडी, ये सब चीजों के लिए ये बेस है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन एकदम तगड़ा हो या स्ट्रांग हो, तब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तब आप सही रास्ता में जा सकते हो। तो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा और उसका फायदा कैसे होगा ये तो मैंने जान लिया। जी हाँ। बट मेरा सवाल ये है कि आज सोल प्रोप्राइटर कोई बिजनेस है, वो सोच रहा है कि आपका पॉडकास्ट देख के ही हैज इम्प्रेशन, वो सोच रहा है कि मुझे अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। जी हाँ। तो उसको सबसे पहले क्या स्टेप्स है जो उसने फॉलो करना चाहिए? हाँ, पहली चीज उसको रहेगा कि थोड़ा नेम चूज करना चाहिए। वो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टशिप रहता है, भारत एंड को करके वो नाम रखा है, तो उसको देखना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं करके एमसीएस साइट पे। तो दो नेम वो सजेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग चेक करना चाहिए कंपनी है कि नहीं करके। क्योंकि वो एमसीए, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो वेबसाइट है, वहां पे जाके हम लोग चेक करके वहां पे देखना चाहिए। वो होने के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या करना चाहता है, ये फर्स्ट स्टेज रहेगा। एक बार नेम आपको कंफर्म मिला, अप्रूव हो गया एमसीए से, तब जाके आपका सब डॉक्यूमेंटेशन वहां पे देना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है, जो भी बैंक का स्टेटमेंट हो, पैन, आधार, उस हिसाब से आपको देना पड़ता है। लेकिन हर एक पर्सनैलिटी का, हर एक पर्सन का आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। ये सब चीजें एक प्रोसेस का पार्ट है। ये सब चीजें आप देने के बाद आपका रजिस्टर बन सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहाँ पे गलती करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, मेरा काम खत्म, ये माइंडसेट से चाहते हैं। लेकिन वहां पे थोड़ा पॉज लेके वहां पे ये भी देखना है आपको, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसको कमेंसमेंट भी करना जरूरी है, उसका फाइलिंग भी करना जरूरी है। उससे पहला उसका बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसको जो पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन वो डालना है। वो होने के बाद में कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। जब तक आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं आके मिलता है, तब तक आप ओनर ही नहीं हो कंपनी का एक्चुअल में। तो ये चीजों बहुत सारे लोग मिस करते हैं, इसको आप ख्याल रखना।
बिल्कुल। तो तुकाराम जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमें सोल प्रोप्राइटर से लेके प्राइवेट लिमिटेड में क्यों और कैसे आना है। तो हम बढ़ते हैं अभी हमारे पॉडकास्ट के और इस जर्नी के दूसरे चरण में। तो हमारे साथ है सीए विपुल बंसल जी, जिनको 10+ ऑफ एक्सपीरियंस है एक्सटेंसिवली इन वैल्यूएशंस, जिन्होंने यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप्स एंड बहुत सारी कंपनी उसके वैल्यूएशन पे ही काम किया है। आई थिंक 300 से प्लस उन्होंने वैल्यूएशंस रिपोर्ट आज तक दी है। एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है। सो विपुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सोल प्रोप्राइटर से लेके हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन करेंगे, तो उसमें वैल्यूएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और पार्ट क्या रहेगा? हमने वैल्यूएशन क्यों करना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली कि वैल्यूएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमारा बिजनेस की एक जर्नी होती है। तो जहाँ जिस जर्नी में हम हो सकता है जीरो से स्टार्ट किया और आज हम 15 साल 20 साल 25 साल पर बैठे हैं, लेकिन आज आके कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है। तो जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम केवल अपनी असेट को वैल्यू करते हैं थ्रू टेंजिबल असेट्स ओनली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक हमारे बिजनेस में एक छुपी हुई असेट्स होती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स, जिसको अगर हम वैल्यू करें तो हमारी बिजनेस की वैल्यूएशन जो आज यहाँ है वो यहाँ तक हो जाएगी। लेकिन जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उस टाइम हमें उसकी ट्रू वैल्यू निकालने का मौका मिलता है, और वो मौका किसके थ्रू आता है? थ्रू वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस की ट्रू वैल्यूएशन क्या आ रही है वो निकालने के लिए आपको जरूरी है। तो विपुल जी, जैसे आपने बताया कि जो 10 से 15 साल का जो बिजनेस किया गया है उसका भी वैल्यू हम ऐड करेंगे, उस पे प्लीज थोड़ा आप ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा डिटेल में बता सकते हो क्या? यस, इसको बोलते हैं सर गुडविल वैल्यूएशन। आपने जो कॉन्टेक्ट्स बनाए, जो आपने नेटवर्क बनाया, जो आपने ब्रांड क्रिएट की, उसकी वैल्यूएशंस को हम आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। बिजनेस की वैल्यूएशन से लोग समझते हैं केवल हमारी जो बैलेंस शीट में असेट्स आ रही हैं वही हमारी वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो इंटेंजिबल असेट है ना, ये अगर आप एग्जांपल दूं मैं आपको, आप देखो बिरयानी बाई किलो हो गया, जोमेटो हो गया, इनकी ब्रांड की वैल्यूएशन आज कितनी बड़ी है। आप हल्दीराम को देखो, हल्दीराम की ब्रांड की वैल्यूएशन कितनी बड़ी है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेस्ट वैल्यूएशन। यस, इसीलिए वैल्यूएशन इज अ इंपॉर्टेंट पिलर जिससे हम अपनी बिजनेस की ट्रू वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक। एंड एक एस्पेक्ट और मैं कवर करना चाहूंगा, वो है आपका क्योंकि जब भी आप कन्वर्जन करते हो आपको शेयर इशू करने होते हैं, और शेयर इशू करने के लिए आपको एक बेसिस चाहिए होता है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ योर शेयर इशू। एंड थर्ड एस्पेक्ट जो होता है वो होता है डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने का। जब भी आप वैल्यूएशन करते हो तो आपको दो जगह से डिस्प्यूट्स आते हैं, पहला इन्वेस्टर एंड सेकंड होता है टैक्स अथॉरिटी। लेकिन जब आप वैल्यूएशन किसी ऑथराइज वैल्यूअर से लेते हो, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से लेते हो, तो आपके लिए वो वैल्यूएशन रिपोर्ट यूज होती है एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्शन। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं और वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस समझाते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग योर प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी। तो इससे जैसे कोई भी बिजनेस हो 10 से 15 साल से अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस जब आगे बढ़ रहा है और वो कोई बड़ा सपना देख रहा है, तो वो जितना आगे आ चुका है, वो कितना आगे आ चुका है, ये समझने के लिए हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके आगे का जो एस्पेक्ट है, हमारे पॉडकास्ट का जो तीसरा चरण है, वो रहेगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें इस प्रोसेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स एक्ट इस प्रोसेस को किस नज़रिए से देखता है। तो आज हमारे साथ है नासिक से चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑथर ऑफ द बुक इजी वेज टू हैंडल इनकम टैक्स असेसमेंट इन फेसलेस एरिया, जो बहुत ही खूबसूरत बुक था। उन्होंने सब इनकम टैक्स के केसेस को ये फेसलेस ईरा में हम कैसे डील करते हैं उसका बहुत ही इजी वे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। अनूप जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका बुक। और अनूप जी का जो एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स लिटिगेशंस में है, ही हैज़ मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड अनूप जी, आज के जो पॉडकास्ट चल रहा है या फिर जो हम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर टू
प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में इनकम टैक्स एक्ट का क्या एस्पेक्ट है, उसका क्या नजरिया है, हमें कोई बेनिफिट्स या एग्जम्पशन मिलते हैं या फिर कैसे हम इसको डील करें, प्लीज। यस, थैंक यू कृष्णा जी। नमस्कार सब दर्शकों को, आई एम सी अनूप लड्डा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही 1 करोड़ अर्न कर लोगे, वहाँ से आपको 4.5 लाख रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। सो काफ़ी लोगों के माइंड में जो मीथ है कि हम कन्वर्जन करते तो हमको टैक्स बढ़ेगा, दैट टुडे आई वांट टू ब्रेक। अगर आप वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर करोगे तो आप जैसे ही करोड़पति बनते हो 4.5 लाख रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट स्टार्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप आपका पूरा प्रॉपर्टी, आपका असेट्स लाइबिलिटी विदाउट टैक्स ट्रांसफर कर सकते हो एक स्ट्रक्चर वे में, ओके फ्रॉम बाय कन्वर्टिंग प्रोप्राइटर इनटू द प्राइवेट लिमिटेड। बस इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ कंडीशंस है, दीज आर वेरी सिंपल कंडीशंस प्राइमा फेसी, जिसमें प्रोप्राइटर जो भी रहेगा उसने उसकी सारी एसेट्स लाइबिलिटी बिजनेस की ट्रांसफर करनी है प्राइवेट लिमिटेड को। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, 5 साल तक आफ्टर द कन्वर्जन उनका जो वोटिंग पावर एंड शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा इंटैक्ट होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो इस प्रोसेस में कैपिटल गेन 0 हो जाता है, देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी। ओके। एंड अब आफ्टर दिस मतलब जब मैं प्राइवेट लिमिटेड में आ जाऊंगा उसके बाद भी मुझे प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ प्लानिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक इनिशियल स्टेज में हो, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप उस बिजनेस से खुद को जो सैलरी लेते हैं उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। बट आप प्राइवेट लिमिटेड में जो डायरेक्टर से वो सैलरी लेगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे एक टैक्स प्लानिंग हो जाता है, जैसे कुछ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, कुछ स्लैब से। तो आप जैसे ही जो डायरेक्टर है उनको सैलरी देते तो वहाँ पे आपका एक टैक्स प्लानिंग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ओके एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप करोड़पति बनते हो वहाँ से आप 4.5 लाख रुपए टैक्स बेनिफिट आपका स्टार्ट हो जाता है। एंड ग्रेजुअली प्रॉफिट बढ़ता है तो वो टोटली कैलकुलेशंस चेंज होते। फॉर दैट यू नीड टू प्लान वेल इन एडवांस। ओके। तो प्राइवेट लिमिटेड में जब आप एक शिप से आते हो तो जो 10 से 15 साल का पुराना बिजनेस होता है तो उसका एक प्रोफाइल बनता है, एक इनकम टैक्स के नज़र में एक क्रेडिबिलिटी होती है, तो उसका भी फायदा मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या? यस, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करना चाहता हूँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के रिगार्डिंग, अच्छा। अगर आपके बिजनेस के कुछ लॉसेस है जो कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स कुछ क्राइटेरिया यू कैन कैरी फॉरवर्ड टिल 8 years। तो सपोज एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन कोई लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको 3 साल हो चुका है, तो आफ्टर कन्वर्जन आपको वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड में मिलेगा। हाँ। तो और वहाँ एक पे कोई चीज, टैक्स स्ट्रक्चर में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अच्छा, तो जो कोई बिजनेसमैन 3 साल 4 साल 5 साल एक अपना बिजनेस बिल्ड करके जो अपने एक इनकम टैक्स की प्रोफाइल स्ट्रांग करता है तो वो स्ट्रांग प्रोफाइल ही उसकी प्राइवेट लिमिटेड में आगे चली जाएगी। हाँ यस, ऑब्वियसली यहाँ पे एक एस्पेक्ट में देना चाहता हूँ, ये जो जरूरत है कहाँ पे पड़ती, टू प्रूव योर क्रेडिबिलिटी। बट यहाँ पे यू विल गेट द सैलरी प्लस आपका जो भी नेटवर्थ है उसके आपको शेयर्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली टैक्स एंगल से भी कोई इफेक्ट नहीं, यू कैन इजीली एक्सप्लेन। और बाकी एस्पेक्ट जो है क्रेडिबिलिटी का वो अल्टीमेटली कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, चलो, यस, थैंक यू अनूप जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो यस, मच। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको प्रोएक्टिवली टैक्स प्लानिंग करना है। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन आपको रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट 5 साल में आपको अगर ये प्रोसेस में कैपिटल गेन एग्जम्पशन चाहिए तो आपको जब भी कोई नया स्टेक आप इन करना चाहते हो उस टाइम पे 50% का वोटिंग पावर्स एंड शेयर होल्डिंग के क्राइटेरिया को आपको प्रॉपरली देखना चाहिए। थैंक यू। तो आते हैं हम हमारे इस डिस्कशन के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में। हमने देख लिया कि कंपनीज एक्ट का क्या एस्पेक्ट होगा इस प्रोसीजर में, हमने देखा कि वैल्यूएशन का क्या एस्पेक्ट होगा, हमने देखा इनकम टैक्स का क्या एस्पेक्ट होगा। बट मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी एस्पेक्ट है इस पूरे प्रोसीजर में, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज जीएसटी का। तो आज इस एस्पेक्ट को इनलाइटन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीए चिराग संचेती सर, हु हैज मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो जीएसटी लिटिगेशंस एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो मैटर्स होते हैं उनको डील करते हैं। तो वेलकम चिराग सर। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया to share my knowledge and views on the transfer of business from proprietorship into private limited. I'm really glad and happy to be here. प्लेजर सर। तो सर ये जो ट्रांजैक्शन है, विल कॉल इट अ ट्रांजैक्शन, इस जो कन्वर्जन का प्रोसीजर है सोल प्रोप्राइटर से जब वो प्राइवेट लिमिटेड में आएगा, तब ये पूरे ट्रांजैक्शन पे क्या जीएसटी अट्रैक्ट होगा? काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ये एक ट्रांसफर होता है, जैसे प्रोप्राइटरशिप टू इनटू बिजनेस कन्वर्ट होता है। लोगों को सवाल आता है कि ये ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रांसफर जैसे ही वर्ड आता है या फिर ट्रांजैक्शन जैसे वर्ड आ जाता है, जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो इस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता है। आपको उसमें ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें एस्पेक्ट ध्यान रखना है कि सारे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं क्या नहीं, आपने उसको प्रॉपरली कंप्लाई किया है या नहीं, एंड डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया हुआ है क्या नहीं। ये सारे प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइमलाइन पे आप डिसाइड कर दीजिए। वो टाइम से रिलेटेड आगे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कन्वर्ट हो गए हैं प्राइवेट लिमिटेड में, एंड वहीं से आपका बिलिंग होगा। एंड अकॉर्डिंगली आपका एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट या स्लम सेल एग्रीमेंट बना के आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। और एक डाउट है मेरा कि जब मैं सोल प्रोप्राइटर से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होगा, तो हो सकता है कि पुराना जो बिजनेसमैन है उसका कुछ आईटी से एक्यूमुलेटेड है, या फिर उसका जो भी एक प्रोफाइल उसने जीएसटी अकाउंट पे बनाया हुआ है, तो क्या जब मैं प्राइवेट लिमिटेड में जाऊंगा तो क्या मुझे फ्रेश जीएसटी निकालना पड़ेगा? अगर आपका पुराने बिजनेस ओनर्स में, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई एक्यूमुलेटेड आईटीसी है, तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हो नए प्राइवेट लिमिटेड में। ओके। उसमें प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आपको नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पुराने बिजनेस ओनर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन था उसमें आपको ऑनलाइन एक ITC 02 का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, विच विल बी बैक्ड अलोंग विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर से आपको नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, ताकि आपका जो भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जीएसटी का एस्पेक्ट इज बहुत हद तक मुझे लगता है क्लियर हो चुका है कि हमें ट्रांजैक्शन तो नहीं, ये पूरा ट्रांजैक्शन रहेगा तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम ये जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पूरे ये जो प्रोप्राइटर टू प्राइवेट लिमिटेड की जर्नी है, इस जर्नी में हमने सारे चरण अभी तक के कवर किए हैं। जरूरत करो। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेस ओनर का पुराना कोई जीएसटी लिटिगेशन चल रहा है, तो उसका नए प्राइवेट लिमिटेड में क्या इम्प्लीकेशन होगा? काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं उसको मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो पुराना लिटिगेशन मैटर है या मेरा पुराना बिजनेस ओनर का कोई ऑडिट चल रहा है डिपार्टमेंट का या कोई असेसमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो इसका क्लियर आंसर इज नो। अगर आपका कोई असेसमेंट इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में चल रहा है एंड आप उसको कन्वर्ट करवा देते हो प्राइवेट लिमिटेड में, तो प्राइवेट लिमिटेड एंड द ओल्ड बिजनेस ओनरशिप दोनों भी लायबल रहेंगे जॉइंटली एंड सेवरली
फॉर द जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट, असेसमेंट एंड डिमांड के लिए। Okay. So this is not a solution to an escape from an audit or assessment done by the GST department. सारी liabilities equally share होगी प्राइवेट लिमिटेड पे, एंड इसमें अगर कोई अटैचमेंट भी करना रहेगा डिपार्टमेंट को, जो डिमांड प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप पे रेज हुई है, वो सारी की सारी डिमांड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड पे, एंड इट कैन ऑल्सो अटैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड इन केस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ने उसका फुलफिलमेंट प्रॉपरली नहीं किया होगा। तो आपको Okay. इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 3 चीजों को मैं समराइज करवाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज अलॉन्ग विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप ट्रांसफर करते हो तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 मैं समराइज करवाना चाहूंगा कि आपका जो भी एक्यूमुलेटेड आईटीसी है वो सारा नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा, सब्जेक्ट आप उसको प्रॉपर लीगल वे के थ्रू जाते हो एंड एक फुलफिलमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने प्रोसेस दिया है उसका कर देते हो। एंड पॉइंट नंबर 3 कि आपका बिजनेस ओनर का प्रोप्राइटरशिप में कोई लिटिगेशन मैटर रहेगा, दैट विल आल्सो गेट कैरी फॉरवर्ड टू द प्राइवेट लिमिटेड post conversion, and private limited company will also be liable to face the litigation matters raised during the sole proprietorship business. थैंक यू चिराग सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हम कैसे जीएसटी को बचा सकते हैं, जीएसटी का फायदा आगे ले सकते हैं और इस प्रोसीजर में ये पूरे एस्पेक्ट को हमें कैसे हैंडल करना है। Right. बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में आपने समझाया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, हम ये चारों पिलर से गुजरने के बाद अगर ये पूरे प्रोसीजर को अगर हमें समराइज करना होगा तो हमें समझ में आता है कि कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है तो सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा कंपनीज एक्ट का, कि जिसमें हमें अगर नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी तो उसके ऑब्जेक्ट में हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमें ये ऐसा कोई सोल प्रोप्राइटर एक्वायर करना है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा एक प्राइवेट लिमिटेड के इनकॉर्पोरेशन के साथ। जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा उसके बाद हमें इनकॉर्पोरेशन करते समय जब भी वो बिजनेस एक्वायर हो रहा होगा उस टाइम पे उस बिजनेस का वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आफ्टर द वैल्यूएशन हमें ये समझ में आता है कि एक इनकम टैक्स का जो भी इम्प्लीकेशन है कि हमें टैक्स नहीं लगेगा अगर हम सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, जैसे हमें अनूप जी ने बताया कि रहेगा टैक्स and- इम्प्लीकेशंस नहीं रहेगा और ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा नहीं, ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक बिजनेसमैन हमारी लीगेसी आगे बढ़ाने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड में आने के लिए सिर्फ इस छोटे से प्रोसीजर से अगर वो गुजरता है, इस पूरे प्रोसीजर में हर एस्पेक्ट इंक्लूड है और वो एक छोटा बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड एज अ ओनर और द डायरेक्टर ऑफ अ एंड फाउंडर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू सो मच। आज से ये पूरे डिस्कशन से ये चीज बहुत क्लियर है कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड बनना ये कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, बट ये है कि आप प्राइवेट लिमिटेड में जाने के बाद एक बिजनेसमैन की पॉसिबिलिटी है, एक बिजनेसमैन का एक ग्रोथ मॉडल है, एक बिजनेसमैन का बड़ा सपना है कि प्राइवेट लिमिटेड में आने के बाद उसके कितने सारे एस्पेक्ट खुल जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो सोल प्रोप्राइटर में है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी एंड उसका जो भी स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो छोटा स्ट्रक्चर होने के कारण वो छोटे स्ट्रक्चर को हम एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि आज के ये पूरे प्रोसीजर में जो कंपनीज एक्ट का एस्पेक्ट था, उसके बाद जो वैल्यूएशन का एस्पेक्ट है, इनकम टैक्स का एस्पेक्ट है एंड जीएसटी का एस्पेक्ट है, इट इज वेरी क्लियर कि हमें इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वैल्यूएशन करना कितना जरूरी है। नॉट जस्ट वैल्यूएशन, बट जब वैल्यूएशन होने के बाद जब एक्विजिशन हो भी जाएगा, कन्वर्जन हो भी जाएगा, तो इनकम टैक्स में कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात मुझे इस प्रोसीजर की ये लगी है कि ये ट्रांजैक्शन होने के बावजूद इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उन सब बिजनेसमैन के लिए जो एक बड़ा सपना देख रहे हैं, जो सिर्फ एक छोटे दुकानदार नहीं बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने की जर्नी पे चल पड़े हैं। आई विश ऑल बिजनेस ओनर्स अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल जर्नी of transforming their sole proprietor business into private limited.
May this transition open you a new door of growth, opportunities, and legacy in your future. Thank you so much.